सबसे ईज़ी काम रहता है किसी भी एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना, क्योंकि यहाँ पर आपका एफ़र्ट ज़ीरो है कंप्लीटली। लेकिन जब एक स्टूडेंट ये डाउट पूछता है और मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता होगा कि सर एलआईसीडब्ल्यू जैसा बड़ा एग्ज़ाम हम कैसे ही क्वालीफ़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कंपटीशन भी बहुत हाई रहेगा प्लस कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाएगी और हमारा वो लेवल नहीं है। देखिए, किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले हमेशा कॉन्फिडेंस का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, इवन आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे, जो आपको सलाह देंगे कि आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पर वर्कलोड काफ़ी रहता है। लेकिन वो दोस्त, वो लोग कभी भी आपसे ये पूछने नहीं आएँगे कि अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल नीड है, अगर आपको कोई भी पैसों की ज़रूरत है, तो आप हमसे ले सकते हैं और आप हमको देंगे नहीं। तो जब आपको वो फ्रीडम ही नहीं मिल रही कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सको, अपने पेरेंट्स की और अपनी ख्वाहिशों को कंप्लीट कर सको, तो क्या ही फ़ायदा ऐसे एडवाइस का जिसमें काम हो या ना हो, वर्कलोड हो या ना हो, मैटर क्यों करेगा? मैटर करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। एलआईसीडब्ल्यू का एग्ज़ाम वंस इन 3 टू 4 इयर्स एक अपॉर्चुनिटी है। हर 3 से 4 साल में एक बार ये एग्ज़ाम आता है जिसको हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और यहाँ पर प्रिपरेशन करने वाले लाखों बच्चे अगेन होंगे, लेकिन सिलेक्शन होगा गिने-चुने लोगों का, काउंटेबल्स जो पीपल रहेंगे। अब यहाँ पर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बोला है कि ब्लाइंडली अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो प्रिपरेशन मत करो, अपना टाइम खराब मत करो। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप एलआईसी-डब्ल्यूओ को टारगेट कर रहे हो, तो आपको क्लियरली मैं ये चीज़ें बताने वाला हूँ। कुछ चीज़ें आपको बुरी लग सकती है, लेकिन वो ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हुआ एलआईसी-डब्ल्यूओ का, तो मेंस में आपकी कितनी ही पीएचडी क्यों ना हो, मेंस में आप फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स कितना ही कर लो, आप मेंस तक नहीं जा पाओगे। आप प्री से टप्पा खा के आउट हो जाओगे। और प्री की रिक्वायरमेंट मैंने हमेशा से बोला है कि स्पीड होती है। स्पीड होगी तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके हाई रहेंगे, तब जाके आपके सिलेक्शन की श्योरिटी रहती है। अगर आप एक्यूरेसी के भरोसे बैठे रहोगे, जैसा कि सो कॉल्ड मेथड चल रहा है ट्रेडिशनल, तो आप रह जाओगे। एलआईसी तो बहुत बड़ी बात है, आप कोई पीओ और क्लरिकल एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर प्रीलिम्स का सबसे बड़ा गेम है, यानी कि बिगेस्ट गेम जो है एलआईसी डब्ल्यू में, और बिगेस्ट चैलेंज मैं कहूँगा, तो वो है प्री क्वालीफाई करना। और ये किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम से ज़्यादा टफ है, चाहे वो एसबीआई पीओ का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो। आपको सुन के काफ़ी शौक लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। क्यों है? क्योंकि एलआईसी डब्ल्यू में पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। मान के चलिए अगर 70 पे कट ऑफ जा रही है टोटल, क्योंकि जाएगी भी 70 में से, इंग्लिश तो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो अगर 70 में से आपने एग्ज़ाम में 60 अटेम्प्ट कर लिए और दूसरे बच्चे ने भी 60 अटेम्प्ट कर लिए 70 में से, और यहाँ पर अगर इसके फ्लूक्स यानी कि इसके तुक्के 3 या 4 सही हो गए और कट ऑफ जा रही है 62 पे, और आप यहाँ पर तुक्के लगा ही नहीं रहे एक्यूरेसी के चलते, और आप 60 पे ही अटक के रह गए, तो सिलेक्शन किसका होगा? इसका होगा। तो आपको फ्लूक्स भी लगाने हैं, लेकिन वो एक सही मैनर में होने चाहिए, सिस्टमैटिकली होने चाहिए। लेकिन ये मत सोचिएगा कि सिर्फ तुक्के लगाने से सिलेक्शन होगा, नहीं। वो सिर्फ 0.01% काम करेगा, 99.99% आपकी मेहनत है। और ये जब तक आप नहीं लेके आओगे, यानी कि आपको पीओ के प्रीलिम्स मॉक में और डब्ल्यूओ के मॉक में, या फिर कोई भी इंश्योरेंस एग्जाम का एओ का मॉक रहता है, और ये हम बात कर रहे हैं प्री की, उसमें आपको कैसे भी करके 90 प्लस परसेंटाइल अचीव करनी है। ये है कंडीशन। और इसके लिए जितनी मेहनत लगा सकते हो, जान लगा सकते हो, लगा दो, दिन रात एक कर दो। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। अब अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है, तो दूसरी सबसे चैलेंजिंग चीज है कि आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस का प्लस करंट अफेयर्स का सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई करना है। और मैं आपको ये बात क्लियरली बता देता हूँ कि 90% बच्चे जो फेल होते हैं मेंस में एलआईसी में, उनका या तो फाइनेंशियल अवेयरनेस में या करंट अफेयर्स में या फिर दोनों में कंबाइंड सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होता। और ये सबसे बड़ा थ्रेट है, डेंजर है, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट का सेक्शनल कट ऑफ तो बच्चे क्वालिफाई कर ही लेते हैं,
मॉडरेट लेवल का आता है। अगर आपने आरआरबी पीओ का मेंस भी दिया है या फिर मॉक भी दिया है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कैसा लेवल है उसका। यानी कि एलआईसी डब्ल्यूओ का जो लेवल रहेगा वो लेस रहेगा एसबीआई पीओ से एंड आईबीपीएस पीओ से, लेकिन समवेयर ये इक्वल्स टू रहेगा आरआरबी पीओ के और आरआरबी क्लर्क से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिस भी इस लेवल पे करना, क्योंकि आपको यहाँ पर हाफ कट ऑफ मार्क्स सेक्शनल जो है वो अचीव करनी होती है। रीजनिंग जो है वो 90 मार्क्स का आएगा, देन क्वांट भी सेम। तो हर किसी में आपको 45 मार्क्स, और अगर फाइनेंशियल की बात करें, सीए की बात करें, तो 60-60 नंबर में से आपको 30-30 मार्क्स दोनों में अचीव करने हैं मेंस में। ये भी याद रखिएगा। तो इस लेवल की प्रिपरेशन करो। फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए सर। देखिए, अगर मेरी रिकमेंडेशन मानेंगे आप, तो IC38 ये एक बुकलेट आती है। अब वैसे तो ये बुक करीबन 400-500 पेज की है, लेकिन आपको इतना रीड करने की आवश्यकता नहीं है। आप मात्र 80 से 100 पेजेस की कोई भी आपको मिलेगी। मैं इसका जो पीडीएफ है IC38 का, एक तरह से नोट्स की फॉर्म में, वो राइट अप्रोच टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो आप भी टेलीग्राम पे जाके राइट अप्रोच चैनल को फॉलो कीजिए, और वहां पर मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा आपके लिए, और इसको रीड करना शुरू करना है। अब इसको रीड कैसे करना है ये मैं एक दो लेक्चर में आपको बता भी दूंगा। बस इतना ध्यान रखिए कि अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है। जब बात होती है इंश्योरेंस की, फाइनेंशियल की, या कोई भी चीज़, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करूं टीचर्स की रिकमेंडेशन की, तो देखिए, दो ऐसे टीचर है, काफ़ी दिग्गज टीचर है, लाइक रिस्पेक्टेबल टीचर्स है। एक है कपिल काठपाल सर, इनका भी आप इंश्योरेंस अवेयरनेस का फॉलो कर सकते हैं। पर्सनली मुझे काफ़ी इनके लेक्चर अच्छे लगे, मैंने देखे थे। और दूसरा है गौरव गर्ग सर। तो दोनों में से जो आपको बेटर लगे आप कर सकते हो। ये मेरी रिकमेंडेशन है जिसमें कोई बायसनेस नहीं है। आपको दोनों में से जो भी बेटर लगे वो करना। लेकिन अगर मेरी बात मानो, अगर मैं होता तो मैं क्या करता, मैं कपिल काठपाल सर का इंश्योरेंस का कोर्स लेता। क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम कम है, और मैं राइट अप्रोच में अभी इंश्योरेंस के लेक्चर नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे करंट अफेयर्स के लेक्चर फिनिश करने हैं। तो मुझ पे बर्डन है। लेकिन हाँ, अगली बार कोई एग्जाम ऐसे आएंगे तो मैं ज़रूर इंश्योरेंस को पूरा कवर करवाऊंगा। और जैसे हमारा करंट अफेयर्स एकदम टॉप नॉच का है, तो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस भी टॉप नॉच का रहेगा आगे आने वाले एग्जाम्स में। अभी के लिए आप इनको फॉलो कर लो। इन केस अगर आप लेक्चर फॉलो नहीं कर सकते, तो आप IC38 का बुकलेट जो हम टेलीग्राम पे शेयर करेंगे वो रीड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा के। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे रीड करना है। और अगर कोशिश हुई कभी ना कभी, तो मैं ऑडियो की फॉर्म में भी लेक्चर वाइज टेलीग्राम में डालता रहूंगा, या फिर राइट अप्रोच ऐप पे फ्री में मैं जितना होगा मेरे से मैं डालता रहूंगा। तो राइट अप्रोच ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। अब बात आती है तीसरी, कि सर और क्या चैलेंज है इसमें। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसी हर्डल है LHW मेंस में, कि अगर आप प्री में दिग्गज हो, आपकी कट ऑफ क्वालिफाई होगी। रीजनिंग क्वांट आपने फोड़ दिया, और फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है, सॉरी, इंश्योरेंस अवेयरनेस भी आपने यहाँ पर कट ऑफ क्वालिफाई कर ली। तो उसके बाद आता है यहाँ पर चैलेंज, कि आपको ये इंश्योरेंस अवेयरनेस है, फाइनेंशियल नहीं है। तो करंट अफेयर्स कैसे आपको कवर करनी है और क्लियर करनी है इसे कट ऑफ। तो देखिए, करंट अफेयर्स में आपको मई 2025 की करंट अफेयर्स से शुरुआत करनी है, और कंप्लीट मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि अक्टूबर तक आपको फिनिश करनी है। अक्टूबर मिड तक तो फिनिश करनी ही करनी है। इतना अगर आपने कर लिया करंट अफेयर्स में, आप फोड़ के आओगे, टॉपर्स में मार्क्स फेच करोगे। लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने में, फालतू की चीज़ें हैं। और 2-3 लेक्चर देखने की कोई आपका आवश्यकता नहीं है। एज वेल एज डेली करंट अफेयर्स की भी कोई नीड नहीं है। तो क्या करना है, तो देखिए, आप कोशिश करो या तो वीकली या फिर मंथली बेसिस पे उसको कवर करो। और जो भी कंटेंट आप फॉलो कर रहे हो, सबसे पहली कंडीशन कि वो कम से कम पेजेस में होना चाहिए मंथली। क्यों होना चाहिए कम से कम पेजेस में? प्रैक्टिकली सोचो, अगर एक महीने में 300 से लेकर 500 पेज है, ये एक महीने की बात हो रही है। अगर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अगर 5 महीने भी लेके चले, 5 मंथ, तो आपके 1500 से 2000-2500 पेज हो गए अप्रोक्सीमेटली। अब इतने पेज आप रिटेन कर लोगे? बताओ, मुझे पॉसिबल है? बीइंग अ टीचर मेरे बस की बात नहीं है। आप तो फिर भी अभी छोटे बच्चे हो, तो आपके बस की कहाँ से होगा? मेरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा बेटर है करंट अफेयर्स में, बीइंग अ टीचर, तो मुझे चीज़ें मेमोराइज रहती है। हो सकता है कि मेरे से बेटर बच्चे भी होंगे, लेकिन फिर भी आपको उनसे कंपटीशन नहीं करना। ये हम बात कर रहे हैं एवरेज एस्पिरेंट्स की। तो इतना टाइम यहाँ पर खराब करना नहीं है। और इसका
करंट अफेयर्स का 1500 से 2000 या फिर 2500 पेजेस का आप 6 7 8 बार रिवीजन कैसे करोगे? जब तक करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं करोगे आपसे क्वेश्चन हिलने नहीं वाला। और ये बात ध्यान रखना कि करंट अफेयर्स में और इंश्योरेंस में तुक्के तब चलते हैं जब आप एक सेफ साइड में पहुंच जाते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि भाई 30 क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर 20 क्वेश्चन जैसे भी आ रहे हैं, अगर 30 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 में भी आपको डाउट हो रहा है कि मेरे कोई 5-6 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो वैसे ही आपके नंबर 16, 17, 18 आ गए, 16, 18, 20 आ गए। तो 30 की कट ऑफ तो क्वालिफाई करना थोड़ा दूर हो गया। तो अगर आप राइट अप्रोच के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, करंट अफेयर्स के नोट्स पीडीएफ फॉलो कर रहे हो, तब तो आप आराम से क्वालिफाई कर दोगे, गारंटी मेरी है। बस जैसे मैं बताता हूँ लेक्चर में और हर एक नोट्स पीडीएफ को 6, 7, 8 बार रिवीजन करने का इतना कर लेना। जो बच्चे करना चाहते हैं तो राइट अप्रोच करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। राइट अप्रोच ऐप पे जाके या फिर www.rightapproach.in पे जाके आप परचेज कर लो। और मई फिनिश हो चुका है, जून एंड जुलाई चल रहा है नेशनल मंथ, और हम कंबाइंड कर रहे हैं तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये 3 बातें याद रखना। अब एक चौथी चीज़ है, इंग्लिश को लाइटली मत लीजिएगा। अगर आपने इसको लाइटली लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इंग्लिश चाहे प्री का हो या फिर मेंस का हो, दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। और इसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी है, इसकी हम अलग से अभी वीडियो बनाने वाले हैं फॉर आईबीपीएस पीओ, एलआईसी डब्ल्यू, और कोशिश करेंगे एसबीआई पीओ के लिए भी बना दे कि कैसे आपको रिपोर्ट ईमेल वगैरह लिखने होते हैं एक वेल मैनर्ड वे में। इतना कर लेना और बस अपनी सुनना, कोई दूसरा कुछ भी बोले मैटर बिल्कुल नहीं करता कि बैंक की जॉब अच्छी नहीं है, इंश्योरेंस की जॉब अच्छी नहीं है। आपको मतलब होना चाहिए अपने करियर से, अपनी ग्रोथ से, क्योंकि कल को जब आपको तकलीफ होगी तो कोई आपको पूछने नहीं आएगा। तकलीफ जिंदगी का नाम है, हमेशा मिलेगी। आज अच्छा दिन है, कल बुरा होगा, परसों बुरा है तो फिर अच्छा होगा, वो चलता रहेगा। और अगर आपके अभी तक एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए तो हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। मेहनत करो, संघर्ष करो, सिलेक्शन पक्का होगा, लगे रहो। लेकिन पागलों की तरह लगे नहीं रहना। ब्लाइंड एफर्ट करोगे तो चाहे 60 साल की उम्र में एग्जाम दे दो, एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। वेल माइंडेड वे में डायरेक्शन के साथ और राइट अप्रोच के साथ एफर्ट करोगे तो फटाफट 1-2 साल में सिलेक्शन लेके निकल जाओगे। तो अपने टाइम की आपको बर्बादी नहीं करनी, टाइम को यूटिलाइज करो, सिलेक्शन लो। और जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करते रहो साथ में, और उसको फॉलो करो डेडिकेटेडली। मैं आपको गारंटी देता हूँ और आपको इंश्योर करता हूँ कि जितने भी एग्जाम आपके आने वाले हैं आप टॉपर्स में स्कोर करोगे, वेदर इट इज प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन।